डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम फाइनल EFM पेपर 5 मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आज हम जो चर्चा करेंगे इसमें हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन और फिर उसके कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो हम बात करते हैं उसके इंट्रोडक्शन की। कहने का मतलब यह है, प्रत्येक व्यवसाय का जो संचालन है वो दो प्रकार की संपत्तियां यानी स्थिर और चल यानी फिक्स एंड करंट की सहायता से किया जाता है। स्थिर संपत्तियों की अगर हम बात करें यानी फिक्स असेट्स की, जिसमें हमारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिटिंग इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इन संपत्तियों की सहायता से ही व्यवसाय का संचालन होता है और उन्हें पुनः विक्रय हेतु नहीं खरीदा जाता, अपितु व्यवसाय में स्थायी रूप से ही रखा जाता है। अगर हम करंट की बात करें, करंट संपत्तियों की बात करें, तो उसमें आता हमारा कैश आता है, डेप्टर्स आते हैं, बिल्स पेबल आते हैं, रिसीवेबल आते हैं, कच्चा माल आता है, अर्धनिर्मित माल आता है, और जो शॉर्ट टर्म करंट लोन्स आते हैं वो सब इसमें आते हैं। स्थिर संपत्तियों में विनियोजित पूंजी को स्थिर पूंजी यानी कैपिटल, फिक्स कैपिटल, या चल संपत्तियों में विनियोजित पूंजी को कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। कार्यशील पूंजी व्यवसाय के प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक है। व्यवसाय में इसकी आवश्यकता कई कारणों से पड़ती है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो उत्पादन के क्षेत्र के लिए, तो कच्चा माल, निर्माण में लगे श्रमिकों के लिए, उनके पारिश्रमिक भुगतान के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों के भुगतान के लिए आदि। इसके अतिरिक्त भविष्य में मांग की आवश्यकता में निर्मित माल या स्टॉक रखना पड़ता है। ग्राहकों को उधार देना पड़ता है, कुछ राशि नकद में रखनी पड़ती है। इन समस्त कार्यों हेतु जिस प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। संक्षेप में, कार्यशील पूंजी संस्था की परिचालन लागतों को पूरा करने हेतु आवश्यक कोष की राशि होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी की अवधारणा। कार्यशील पूंजी की जो अवधारणा है उसके विषय में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वान, अगर हम बात करें फिल्टर, बेकर, मेल्ट और मिड, कार्यशील पूंजी का जो तात्पर्य है वो सकल कार्यशील पूंजी यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से लेते हैं, जबकि कुछ लिंकन, सेयर्स, स्टीवेंस आदि इसका अर्थ शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी नेट वर्किंग कैपिटल से लेते हैं। इस प्रकार कार्यशील पूंजी की जो अवधारणाएं हैं ग्रॉस और नेट दो तरह से बनी हुई है। पहली है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी सकल कार्यशील पूंजी संस्था की समस्त चल संपत्तियों का यानी टोटल असेट्स की ही कल सकल कार्यशील पूंजी है। टोटल असेट्स का आशय उन संपत्तियों से है जिनका लेखांकन वर्ष में व्यवसाय के जो दौरान नगद में परिवर्तन होता है। इसमें रोकड़, बैंक में रोकड़, अल्पकालीन विनियोग, देनदार, बिल्स, विपत्र और स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी चल संपत्तियों तथा अचल संपत्तियों का अंतर है। कहने का मतलब यह है कि चल संपत्तियों का चल दायित्व पर आधिक्य ही कुल कार्यशील पूंजी है। चल दायित्व से आशय बाह्य व्यक्तियों से उन दावों से है जिनकी लेखांकन वर्ष में भुगतान हेतु परिपक्वता होने की संभावना है। इसमें जैसे हमारा जो लेनदान आता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और अदत्त व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। अगर हम शुद्ध कार्यशील पूंजी की अवधारणा को गुणात्मक अवधारणा यानी क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह संस्था की तरल स्थिति को दर्शाता है तथा यह भी बताता है कि किस सीमा तक कार्यशील पूंजी का प्रबंध स्थायी कोषों में किया जा सकता है। वित्तीय विश्लेषक भी कार्यशील पूंजी की इसी अवधारणा को महत्व देते हैं, अतः इसे चल संपत्तियों का चल दायित्व पर आदित्य है यानी एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, यानी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। अगर हम बात करें प्रबंध के दृष्टिकोण से कार्यशील पूंजी की जो दोनों अवधारणाएं हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सकल कुल कार्यशील पूंजी की यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की अवधारणा चल संपत्तियों के प्रबंध के दो पहलुओं की ओर ध्यान देती है। पहला, चल संपत्तियों को अनुकूल विनियोग और दूसरा चल संपत्तियों का वित्तीय प्रबंध। चल संपत्तियों में विनियोग न तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और न ही पर्याप्त।
चल संपत्तियों के लिए वित्तीय प्रबंधन के संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है, जब कभी भी व्यापार के बढ़ते हुए स्तर के कारण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हो तो उसका प्रबंध अविलंब करना चाहिए। इस प्रकार यदि कुछ कोषों का आधिक्य उत्पन्न हो तो उन्हें बेकार या व्यर्थ नहीं रहना चाहिए, वरन उसका अल्पकालीन विनियोग करना चाहिए। इस प्रकार एक वित्तीय प्रबंधक को कार्यशील पूंजी के साधनों की जानकारी के साथ उपयुक्त यानी अनयूज कोषों के अल्पकालीन विनियोग के तरीकों का ज्ञान होना आवश्यक है। इस अवधारणा के सार्थक तभी है जब चल संपत्तियों की व्यवस्थाएं चाहे अंश पूंजी हो, चाहे दीर्घकालीन ऋणों द्वारा या दीर्घकालीन अंशों के पर किया जाए, पर चल दायित्वों के द्वारा उसकी उपयोगिताओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चूंकि वे समझ चल संपत्तियों व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त होती है, अतः सभी को कार्यशील पूंजी माना जाना चाहिए। हम बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी का परिचालन। प्रारंभ में कार्यशील पूंजी के लिए नकद धन की आवश्यकता होती थी। इसके बाद इस नकद धन को कच्चा माल क्रय किया जाता। उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तन किया जाता है, जिसका विक्रय उधार से करने पर देनदार तथा प्राप्य विपत्रों को परिवर्तित हो जाता है। कुछ समय पश्चात जो डेप्टर्स है या बिल्स रिसीवेबल्स है, उनकी राशि वसूलने योग्य या नकद धन प्राप्त हो जाता है, जिनका पुनः कच्चा सामग्री में विनियोग कर दिया जाता है। इस प्रकार कार्यशील पूंजी का परिचालन चक्र कहलाता है। इस चक्र के दौरान पूंजी का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में, अर्थात नगद से कच्चा माल, निर्मित माल, देनदार, प्राप्य विपत्र और नगद में परिवर्तित होता रहता है। इस चक्र यानी पूंजी सर्कुलेशन कैपिटल भी कहा जाता है, जिसे हम एक चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें सबसे पहले आपका निर्मित माल है। निर्मित माल यानी कच्चे माल से निर्मित माल में सबसे पहले कच्चा माल होगा हमारा, वो निर्मित माल में तैयार होगा। निर्मित माल से उसको विक्रय किया जाएगा। विक्रय के बाद में उससे देनदार और जो हमारे जो विपत्र है, प्राप्त विपत्र, उनमें जाएगा और वो इस प्रकार से रॉकेट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से ये सर्किल चलता रहेगा। इस प्रकार एक परिचालन चक्र अवधि कितनी अवधि में पूरा होगा, इसकी गणना परिचालन की विभिन्न अवस्थाओं अथवा सामग्री प्राप्ति से लेकर देनदारों की वसूली की समाप्ति तक की अवधि में सामग्री पूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृति दिनों का समायोजन करने से की जाती है। उदाहरण के लिए किसी संस्था की यदि सामग्री भंडार में 20 दिन रहता है तो उत्पादन प्रक्रिया 13 दिन हो, निर्मित माल स्टॉक में 25 दिन रहता हो तो ऋण वसूली की अवधि 30 दिन और क्रेडिटर्स को भुगतान की अवधि 15 दिन हो तो एक परिचालन अवधि की 73 दिन की होगी, यानी 20 + 13 + 25 + 30 - 15 होगी। इस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल की। देखिए, केडी एंड मैकवेल के अनुसार कार्यशील पूंजी का अध्ययन आंतरिक एवं बाह्य विश्लेषण के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका व्यवसाय में दिन प्रतिदिन संचालन में बहुत ही निकट संबंध है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न कार्य करने पड़ते हैं। पहला, कच्चा माल खरीदने के लिए अथवा माल की खरीद हेतु वित्त प्रदान करने के लिए। दूसरा, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तन करने तक की जितनी भी समस्त प्रक्रिया है उसके लिए वित्त प्रदान करना। तीसरा है कार्यालय के जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति के लिए। चौथा है विक्रय व्यवस्था तथा माल के जो उधार विक्रय है उसके लिए वित्त की व्यवस्था करना। पांचवा है एक कार्यरत संस्था के रूप में कंपनी को आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंचाना। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता सही या अनुचित अनुमान लगाया जाना भी आवश्यक है, ताकि कार्य प्रारंभ होने से कंपनी के पास सदैव अपने अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी राशि तथा चल संपत्तियां रहें और आकस्मिक मांगने पर संस्था की ऐसी स्थिति हो कि वह उनका सरलता व शीघ्रता से अपने अल्पकालीन ऋण लेकर समय पर अपने वचनों को पूरा कर सके। अतः कार्यशील पूंजी अपर्याप्त नहीं होनी चाहिए। कार्यशील पूंजी आवश्यकता से अधिक भी नहीं होनी चाहिए, विशेषकर नगद एवं विक्रय योग्य प्रतिभूतियों के रूप में, क्योंकि यह भी व्यवसाय के लिए उतना ही
नुकसानदायक है जितना अपर्याप्त कार्यशील पूंजी यानी कोषों की अधिकता के कारण उनका उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं किया जाएगा और व्यवसाय को कोष फालतू रहेंगे, जबकि लागत का भुगतान तो व्यवसाय को करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एडिक्वेटेड वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी के जो लाभ है उसके बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहला है विक्रेताओं को तत्काल भुगतान। कहने का मतलब यह है पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था अपने विक्रेताओं को तत्काल भुगतान कर सकती है। दूसरा है नगद छूट का लाभ। संस्था अपने पूर्तिकर्ताओं को उधार खरीदे गए माल का समय पर भुगतान करने पर नगद छूट का लाभ भी दे सकती है। इससे व्यापारी आकर्षित होंगे और छूट का लाभ ले सकेंगे। तीसरा है ऋण क्षमता एवं साख में वृद्धि। कोई भी संस्था है उसकी अगर पर्याप्त कार्यशील पूंजी होना है तो तीसरा पक्षकार भी अच्छी दृष्टि से वित्तीय स्थिति का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर ऋण प्राप्त करने की क्षमता और अच्छी साख के कारण कंपनी का जो उत्पादन है व्यापारिक कार्य निरंतर बिना किसी बाधा के चलता रहेगा। चौथा है अच्छे लाभांश का वितरण। जिस कंपनी की कार्यशील पूंजी की कमी रहती है उसे लाभांश होने की दशा में भी अधिक दर से लाभांश वितरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संचालकों का जो उद्देश्य है व्यवसाय का पुनर्विनियोग करके कार्यशील पूंजी की मात्रा में वृद्धि करना होता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें अच्छी आपके पास कार्यशील पूंजी है तो आपके लाभ भी अच्छे होंगे और कंपनी आकर्षक के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को लाभ बांट सकती है। अब अगर हम बात करें बैंक, इसका जो अगला एडवांटेज है बैंकों से ऋण प्राप्ति में सहायता। अगर पर्याप्त कार्यशील पूंजी है और तरलता है तो बैंक एक्सक्लूसिव ऋण प्राप्त करने में सहायक होती है और चूँकि चल दायित्वों पर चल संपत्तियों का आधिक्य व्यापारिक ऋणों के लिए स्वयं एक उत्तम प्रतिभूति माना जाता है। छठा इसका जो लाभ है वो है अनुकूल अवसर का लाभ। अगर पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी है तो कंपनी किसी भी बड़ी अनुकूल स्थिति या परिस्थिति पर या अवसर का लाभ उठा सकती है। अचानक ही माल की पूर्ति का बड़ा आदेश मिल जाने पर या कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में कंपनी पर्याप्त कार्यशील पूंजी है तो इसका लाभ उठा सकती है। सातवां इसका जो लाभ है वो है कार्यशील पूंजी में वृद्धि यानी कार्यकुशलता में वृद्धि। यानी पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने की दशा में इसके जो संचालक है, इसके जो प्रबंधक है, उनको काम करने का उत्साह प्राप्त होता रहता है और उनका मनोविज्ञान पर भी प्रभाव पड़ता है और अपने आप को वह दबाव और निराशा महसूस नहीं करते। कंपनी के दैनिक व्यवसाय की प्रगति में कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। यानी कहने का मतलब यह है अपने कर्मचारियों का वेतन है वो समय पर चुकाया जा सकता है और प्रबंधक एवं कर्मचारी दोनों ही अपना कार्य आत्मविश्वास के साथ कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। कर्मचारियों और श्रमिकों के जो संबंध है वो भी अच्छे होंगे। कुल मिला के कार्य कुशलता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। आठवां बिंदु है आकस्मिक एवं विपरीत परिस्थितियाँ। अगर कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता है आपके पास तो संस्थागत के जो छोटे मोटे आर्थिक और व्यापारिक संकटों हैं उनको सरलता से पार कर सकती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए मंदी की दशा में कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है क्योंकि माल कम बिकता है और उसे अनुकूल समय आने तथा एकत्रित करना पड़ता है तथा उधार बेचे गए माल का भुगतान भी विलंब से प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति पर सामान उसी दशा में किया जा सकता है जब कंपनी के पास कार्यशील पूंजी हो। इसका ज़्यादा जीता जाता उदाहरण आपके सामने अभी कोविड-19 की जो परिस्थितियां है, ये जो महामारी की जो परिस्थिति है, इसमें आकस्मिकता और विपरीत परिवर्तन का लाभ अगर आपके पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी है तो कोई ही दिक्कत नहीं आएगी और कंपनी आसानी से अपना कार्य चला सकेगी। अब हम हमारे अगले वीडियो में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो होगा हमारा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी मात्रा को निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू। ओके, बाय।